जय हिंद साथियों, वेलकम टू नारायण ट्यूटोरियल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रसन्न डागोन है और मैं आप लोग का एक फिजिक्स फैकल्टी हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। नारायण ट्यूटोरियल की तरफ से एक ऑनलाइन में क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं फॉर क्लास 10th एंड 12th, जिसमें बच्चों को एग्जाम के टाइम में ये हेल्पफुल है। अपन लोग क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का वीडियो ये लेकर आ रहे हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है आप लोग जानते होंगे वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड इट्स फील्ड। अभी तक तुम लोग का चैप्टर ऑप्टिक्स या मॉडर्न तक पहुंचा होगा सिलेबस, और तुम ये देखे होगे कि चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड से लेकर चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक कहीं ना कहीं चार्ज और उसके स्टेट पर डिपेंड है। जब चार्ज रेस्ट पर है तो क्या कर सकता है, जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या कर सकता है, जब चार्ज एक्सेलरेशन कर रहा है तो क्या क्या कर सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में बेसिकली अपन लोग क्या पढ़ेंगे कि जब चार्ज रेस्ट पर है तो क्या क्या कर सकता है। उससे पहले ये अपने को जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो जो अपना पहला टॉपिक होने वाला है वो होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। कई बच्चे कह देंगे सर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट बेटा क्लास 12th है और इस पर डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको अपन लोग बहुत बेसिक से चलते हैं और उसमें अपन लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। कुछ समय के लिए अपन लोग मान लेते हैं कि हमको नहीं मालूम कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है कि नहीं है, पर साथियों ये तुम लोग को मालूम है कि यदि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास जरूर मास होगा। किसी भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस में है तो एक बात की गारंटी है कि उसके पास मास होगा। लाइक दैट ओनली हमको नहीं मालूम कि इस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है कि नहीं है, पर इस इलेक्ट्रॉन के पास मास तो है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। तो मैं मान लेता हूं कि ये दो इलेक्ट्रॉन हैं और दोनों कुछ r डिस्टेंस पर हैं। मेरे को नहीं मालूम कि इसके पास चार्ज है कि नहीं है, पर इसके पास मास है और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे ड्यू टू देयर मासेज। न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ कि दो इलेक्ट्रॉन यदि दो मास कुछ डिस्टेंस पर हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स बात ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे के मास के वजह से। पर ये देखा गया एक्सपेरिमेंट में कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट तो कर ही रहे थे, साथ साथ में ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अट्रैक्शन तो हमको समझ में आता है कि मास के कारण से हो रहा है भाई, पर ये रिपल्सन क्यों हो रहा है। मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन के पास मास के अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण से ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के पास जिसके कारण से वो दूसरे सिमिलर एलिमेंट्री पार्टिकल को रिपेल करे, ऐसे प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मैंने बोला कि ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल बोले तो छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो दूसरे सिमिलर, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ही है, दूसरे सिमिलर एलिमेंट्री पार्टिकल को रिपल्सन करे, ऐसे प्रॉपर्टी को अपन लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को अपन लोग कैसे डिफाइन किए कि the property of elementary particle due to which it repel another similar particle is known as चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज।
किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल को रिपल्सन करे। अब यहीं पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि यदि मुझे चेक करना है कि किसी भी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है कि नहीं है, तो मैं कौन सा टेस्ट करूं, अट्रैक्शन वाला टेस्ट या रिपल्सन वाला टेस्ट। तो भाई साहब अट्रैक्शन वाला टेस्ट अपन लोग सक्सेसफुली ये नहीं बता पाएंगे, 100% ये नहीं बता पाएंगे कि वो चार्ज की वजह से ही अट्रैक्शन हो रहा है। अपन लोग जानते हैं कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, पर जरूरी नहीं है कि चार्ज की वजह से अट्रैक्शन हो। मान लो कि उस पार्टिकल के पास मास भी होगा तो मास के कारण भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो इसे हम सर्टेन एंड श्योर ये नहीं बता पाएंगे कि वो चार्ज के कारण अट्रैक्शन है कि मास के कारण से अट्रैक्शन है। पर यदि कोई सिमिलर पार्टिकल दूसरे सिमिलर पार्टिकल को रिपल्सन कर रहा है तो इसमें 100% ये गारंटी है कि रिपल्सन जो हो रहा है वो चार्ज के कारण हो रहा है। इसीलिए कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पर ये टेस्ट करना हो कि उसके पास चार्ज है कि नहीं है तो अपन लोग हमेशा रिपल्सन वाला टेस्ट करते हैं। क्लियर है। अब चार्ज को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो भाई साहब यदि किसी पार्टिकल के पास चार्ज होगा तो अपने अगल बगल क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और यदि वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो इसको कैसे डिफाइन कर दिया गया कि ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी पार्टिकल का जिसके कारण से वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता हो या फिर एक्सपीरियंस करता हो, ऐसे प्रॉपर्टी को अपन लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सेकेंड डिफिनेशन अपन लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का, और कह के मैं तो सेकेंड डिफिनेशन अपन लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles due to which it produces or experience electric field and magnetic field is known as इलेक्ट्रिक चार्ज। तो किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो मैग्नेटिक फील्ड को बनाता हो या फिर उसे एक्सपीरियंस करता हो, ऐसे प्रॉपर्टी को अपन लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। या फिर ऐसा प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का जिसके कारण से वो अनदर सिमिलर पार्टिकल को रिपेल करे, ऐसे प्रॉपर्टी को अपन लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। कुछ और बेसिक बातें अपन लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में करते हैं, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या बातें हैं, तो भाई साहब पहली बात कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी के बारे में ज़्यादा डिस्कस अपन लोग को करने की जरूरत नहीं है कि केवल इसके पास मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। इसको जोड़ने के लिए एडिशन, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए अपन लोग सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करेंगे। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम। एसआई यूनिट जो होता है वो होगा कूलम, और इसका जो सीजीएस यूनिट होगा, सीजीएस यूनिट जो है वो है स्टेट कूलम, या कई जगहों पर इसको फ्रैंकलिन के नाम से भी जानते हैं, या फिर बेटा ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मतलब सीजीएस यूनिट कोई भी लिख कर आ सकते हो, स्टेट कूलम, फ्रैंकलिन या ESU। मेन जो बात है कि मैं तुमसे पूछूं कि ये एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज में क्या रिलेशन है, 1 कूलम इक्वल टू हाउ मेनी स्टेट कूलम या हाउ मेनी ESU। तो भाई साहब ये तुमको याद रखने की जरूरत है कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ ESU होता है। ठीक इसी प्रकार से ये भी पूछा जा सकता है कि 1 ESU इक्वल टू हाउ मेनी कूलम, तो इसको इधर लाकर डिवाइड कर लेना और चेक कर लेना। ये कुछ बेसिक बातें थी चार्ज के बारे में।
ठीक है, अब अपन लोग को ये पढ़ने की ज़रूरत है कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और बाय कन्वेंशन इसका कोई प्रूफ नहीं है। देयर इज टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये अपन लोग जानते हैं। बाय कन्वेंशन देयर इज टू टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला जो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इसको नोट डाउन किए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। तो अपन लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट पेज पर कि अपन लोग अब पढ़ेंगे कि ये चार्ज का प्रॉपर्टीज क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपन लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि चार्ज की क्या प्रॉपर्टीज होती है, और यहाँ से तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज के टॉपिक से न्यूमेरिकल बनता है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, पहला टॉपिक तो बचपन से अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं। पहला टॉपिक ये पढ़ते आ रहे हैं, पहला टॉपिक है कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर and unlike charges attract each other। जो दूसरा प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपन लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तुम लोग जरूर इसको पढ़े होगे कहीं ना कहीं, और इसको याद करने के बच्चे कोशिश करते हैं, थोड़ा इसको आप लोग समझते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है यार, समझो। मान लो कि मैं तुमसे बोलूँ कि जाओ दुकान पर और पेन खरीद कर लाओ, तो भाई साहब या तो एक पेन खरीदोगे, नहीं तो 2 पेन, नहीं तो 3 पेन, नहीं तो 4 पेन। मैं तुमसे बोलूँ कि 4.5 पेन खरीदो, 5.5 पेन खरीदो, 6.5 खरीदो पेन, 6.5, 7.5, क्या ये पेन खरीदना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब अपन लोग मान लो कि अपन लोग मास को देखें, तो हम लोग का जो मास होता है वो देखोगे तो 70.4 kg आता है। मतलब जो मास है वो फ्रैक्शन में हो सकता है, पर जैसे हम पेन खरीदने गए या शर्ट खरीदने गए तो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। सपोज करो भारत में जो सबसे छोटा करेंसी चलता है वो 1 का सिक्का है। किसी को 99.5 पैसा दे सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। या तो 99.5 रुपया देंगे, 99 देंगे, और नहीं तो 100 देंगे। 99.5 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 से छोटा करेंसी भारत में चलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जो सबसे छोटा चार्ज है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा। किसी बॉडी के पास क्या तो 10 चार्ज होगा, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 12 इलेक्ट्रॉन होगा। 12.5, 13.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो किसी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में हो नहीं सकते हैं। तो किसी बॉडी के पास जो चार्ज भी होगा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का था भाई? अपन लोग जानते हैं कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, smallest charge that exists independently is charge on electron। और अपन लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये सभी को मालूम होगा।
तो किसी बॉडी के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। 3.5 इलेक्ट्रॉन 4.5 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे जो छोटा चार्ज है इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जिस्ट करता है वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज ही नहीं है, तो किसी बॉडी के पास फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकता है। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज है Q, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब जहां पर Q जो होता है बेटा वो चार्ज ऑन एनी बॉडी है। Q क्या है? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। N जो है वो है इंटीजर, 0 1 2 3 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। और N जो होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इंटीजर जो होता है बेटा वो या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, नहीं तो जीरो होता है। तो जीरो से तो मैं स्टार्ट किया हूँ, तो इंटीजर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो किसी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा। दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसको कैसे अपन लोग डिफाइन करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कि चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is charge on any object is integral multiple of charge on electron। तो ये हमारे चार्ज के 2 प्रॉपर्टी हो गए कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। दूसरा हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तीसरा होता है भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सभी लोग जानते होंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो भाई साहब थोड़ा क्लास 12th है, इसमें जरूर कुछ ये चीज़ बदलेंगी। अपन लोग देखते हैं कि पहला तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है ये, क्या इसका स्टेटमेंट होता है कि चार्ज कैन नाइदर बी created nor be destroyed. It can only transfer from one object टू अनदर। पर भाई साहब मैं तुमको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि कुछ न्यूक्लियर फेनोमेना मॉडर्न फिजिक्स में अपन लोग देखेंगे, न्यूक्लियाई चैप्टर आएगा तो वहाँ पर न्यूक्लियर फेनोमेना होता है, रेडियो एक्टिविटीज़ होती है। कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को रेडियो एक्टिविटी में अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेडिएशन इमिट होता है। फिर न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ में अपन लोग देखेंगे कि फ्यूजन और फ्यूजन हो रहा है, तो उस कंडीशन में देखेंगे कि प्रोटॉन गायब हो जाता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताओ कि प्रोटॉन यदि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, या कई बार देखेंगे कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ था। यदि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन के पास चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन यदि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज तो हमारा गायब हो गया, और यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो वहां पर तो पॉजिटिव चार्ज बन गया। और तुम तो कह रहे हो कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और वहां पर तो प्रोटॉन यदि न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, और यदि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज बन गया। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
तो ये बात समझ लो कि कुछ ऐसे न्यूक्लियर फेनोमेना होते हैं जहां पर चार्जेज क्रिएट भी होते हैं और चार्जेज डिस्ट्रॉयड भी होते हैं, बट कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जितने चार्ज पॉजिटिव चार्ज बना जितना, उतना ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि +2 कूलम चार्ज बना तो साथ में -2 कूलम भी बनेगा। यदि +2 कूलम डिस्ट्रॉयड हो गया तो -2 कूलम को भी डिस्ट्रॉयड होना पड़ेगा। मतलब जितना पॉजिटिव में चार्ज क्रिएट हुआ या डिस्ट्रॉयड हुआ, उतना ही नेगेटिव में चार्ज क्रिएट होगा या तो डिस्ट्रॉयड होगा, ताकि न्यूट्रलिटी ये एस्टैब्लिश रहे। मान लो कि पहले से मान लो कि इस यूनिवर्स में 10 कूलम चार्ज है, तुम 2 कूलम और बनाए तो साथ में -2 कूलम और बनाना पड़ेगा, ताकि +2 कूलम और -2 कूलम एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिए और अभी भी यूनिवर्स में 10 कूलम ही चार्ज रहा। तो कुछ न्यूक्लियर फिनोमेना में चार्जेज क्रिएट होते हैं, चार्जेज डिस्ट्रॉयड होते हैं, बट इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये मतलब है कि इस यूनिवर्स में, यदि यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया जाए तो इस यूनिवर्स में टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट है। क्या मैं बोला कि यदि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस को और डिफाइन करने का ये करें तो इफ वी कंसीडर यूनिवर्स एज आइसोलेटेड सिस्टम, then total charge in universe is constant। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि यदि यूनिवर्स को एक आइसोलेटेड सिस्टम माना जाए तो टोटल चार्ज इन यूनिवर्स कांस्टेंट रहेगा। और मैंने क्या बोला, नेक्स्ट पेज पर आते हैं, नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। क्या मैंने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब, ये अपने को नोट करना है बाबू। क्या नोट करना है कि ड्यूरिंग सम न्यूक्लियर फेनोमेना, ड्यूरिंग सम न्यूक्लियर phenomena, charges are created and destroyed, but condition क्या है, equal in magnitude and अपोजिट इन साइन। इसका मतलब ये भाई साहब हुआ बाबू, ये हुआ कि जितने पॉजिटिव में चार्ज बनेंगे उतने ही नेगेटिव में बनना पड़ेगा, या जितने पॉजिटिव में डिस्ट्रॉयड हुए उतने ही नेगेटिव में डिस्ट्रॉयड होना पड़ेगा, ताकि न्यूट्रलिटी एस्टैब्लिश रहे। क्लियर है। चौथा प्रॉपर्टी जो चार्ज का होगा वो तुम लोग जानते हो कि चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल, मतलब कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किए जा सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल। चार्ज इज ट्रांसफॉर्मेबल मतलब चार्जेज कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी या वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। अब यहीं पर सवाल ये आएगा कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज कैसे ट्रांसफर होंगे, तो इसी के लिए अपन लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, कि कैसे किसी बॉडी को चार्ज किया जाए, मतलब कैसे किसी बॉडी को एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जाए, जो बोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अपन लोग उसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे।
पांचवा प्रॉपर्टी है, और इसको भी नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो मास है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास जो है चार्ज के बिना रह सकता है, बट चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बिना रह नहीं सकता है। ये बच्चे इसको रट लेते हैं, कहते हैं कि सर आता है। भाई साहब अब समझो, एक इलेक्ट्रोस्टैट में आगे तुम लोग टॉपिक पढ़े होगे कि हॉलो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए, तो तुम जानते हो कि जितने भी हॉलो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें जो चार्ज होता है वो सरफेस पर रिसाइड करता है। मैं तुमसे एक सिंपल ही सवाल करता हूं कि उसके अंदर चार्ज क्यों नहीं रिसाइड करता है? एक सिंपल सा लॉजिक है कि हॉलो है, अंदर से खोखला है, तो कोई उसमें मास नहीं है। यदि मास नहीं है तो उसके अंदर चार्ज भी नहीं होगा। क्लियर है? इसलिए हॉलो ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज रहता है उसके सरफेस पर रिसाइड करता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण से क्या है प्रॉपर्टी कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास जो है चार्ज के बिना रह सकता है, बट चार्ज cannot exist without मास। मास जो है चार्ज के बिना रह सकता है, लेकिन चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता है। ये 5 प्रॉपर्टी हो गए। 6वां प्रॉपर्टी पर आते हैं भाई। 6वां प्रॉपर्टी क्या है? 6th प्रॉपर्टी ये है कि जब चार्ज रेस्ट पर रहता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। और जब चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन करने लगता है, एक्सेलरेटेड मोशन मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और साथ साथ में अपने अंदर से एनर्जी को रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? तो छठा प्रॉपर्टी है कि चार्ज एट रेस्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन समझते हैं ना? जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी। तो चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन रहता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों बनाता है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और यदि चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में हो, चार्ज इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, और साथ साथ में एनर्जी रेडिएट करेगा। रेडिएट्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये अपना एक चैप्टर बनेगा लास्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लास्ट चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर ऑफ 7, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एज वी नो दैट चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, हम लोग जानते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा इट विल बी ऑपरेटेड लाइक अ सिंपली अलजेब्रा रूल, बट व्हाइल डूइंग द मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब हम इलेक्ट्रिक चार्ज का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये एकदम ध्यान रखना है कि चार्ज को विथ साइन कंसिडर करना है। कहीं पर भी इसका कैलकुलेशन करें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो चार्ज को हमेशा विथ साइन लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कि चार्जेज आर ऑपरेटेड like a scalar but put charge with sign, put charge with sign। चार्ज को हमेशा साइन के साथ लेना है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसमें +5 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, +8 कूलम भी चार्ज है, -9 कूलम चार्ज है। मैं तुमसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट के पास टोटल चार्ज कितना है, तो इस ऑब्जेक्ट का यदि अपन लोग टोटल चार्ज, ऑब्जेक्ट पर टोटल चार्ज कैलकुलेट करें तो चार्ज के कैलकुलेशन के समय चार्ज को विथ साइन लेंगे। पहले अपने पास क्या है, +5 कूलम प्लस, फिर है -3 कूलम, फिर है +8 कूलम, फिर है -9 कूलम। तो ये जो टोटल चार्ज हो जाएगा +5 + 8 13, -3 10 और -9 1। तो इस ऑब्जेक्ट के पास +1 कूलम चार्ज है, और प्लस ये बताता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मान लो कि ऑब्जेक्ट ए है अपना, तो ये ऑब्जेक्ट अपना पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के पास जो टोटल चार्ज आया है वो +1 कूलम चार्ज आया, मतलब कि चार्ज अपना पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अपना 7 प्रॉपर्टीज था चार्ज का। और फिर अपन लोग ये देखे थे कि चार्ज क्या होता है। पहले अपन लोग क्या देखे कि चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग चार्जेस के प्रॉपर्टीज देखें। और बाबू ये चार्जेस के प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छा बनता है। तो अपन लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि हम लोग कैसे किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे और इस पर बेसिक बातें करेंगे और फिर कूलम्स लॉ तक पहुँचेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को अच्छा लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।